Hello students, today we will discuss the chapter Atomic Physics. Atomic Physics में क्या है अपने पास, जो एटम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, राइट। एटम के बारे में जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने अपने व्यूज़ अपने बेस पर एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में डिस्क्राइब किया था कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट विच इज not further divisible, but it takes part in chemical reaction. तो डाल्टन ने क्या कहा है कि एटम जो है एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो जिसको आगे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, राइट। इसमें एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं आर similar in weight, shape and size, but atoms of different elements are different in weight, shape and size। कहने का मतलब ये है कि जैसे हाइड्रोजन है, इसके एटम वेट, शेप, साइज में सेम होंगे, और ऑक्सीजन है उसके एटम जो है वेट, शेप और साइज में सेम होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के एटम हाइड्रोजन के एटम से क्या है, डिफरेंट होंगे। यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम जो है वेट, शेप, साइज में सेम होंगे, लेकिन दूसरे एलिमेंट के एटम से वेट, शेप, साइज में डिफरेंट होंगे। अब ये जो है आगे जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसकी हाइपोथेसिस को यहीं पे ब्रेक डाउन कर दिया था। इसके बाद थॉमसन आए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन ने क्या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, जिसके बेस पे ये पता चला कि एटम जो है फर्दर डिविजिबल होता है, यानी कि एटम में भी कोई पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो उसने ये समझाया कि एटम इज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर लाइक वाटरमेलन। एटम जो है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, जैसे कि तरबूज होता है या वाटरमेलन होता है, इन विच नेगेटिव चार्ज पार्टिकल
electrons embodied like seeds of watermelon। लेकिन ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए इसकी हाइपोथेसिस भी कैंसिल हो जाती है। एक बार स्क्रीन शॉट दीजिए आप। अब इसके बाद आते हैं अपने पास थॉमसन के बाद आते हैं अपने पास रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बेस पे उसने एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या है कि रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या इसका दूसरा नाम है गेगर मार्शगन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रदरफोर्ड है उसने एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल, और यहाँ से उसने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्ड कराया है गोल्ड फॉइल पे, और यहाँ जेडेनस की एक स्क्रीन रखी है। जेडेनस स्क्रीन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है उस पर जब कोई चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो उसमें फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती है, चमक पैदा होती है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ से किस एंगल पे अल्फा पार्टिकल डाला गया और वो किस एंगल पे जाके टकराया है। तो उसने क्या किया, ये देखा जब इसमें बम्बार्ड कराए तो कुछ अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, जिस डायरेक्शन में फेंके थे उसी डायरेक्शन में चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो है एक एंगल पे डेविएट हो गई, जैसे ये एंगल पे डेविएट हो गया और ये पार्टिकल अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गया, और उनमें से अबाउट 2000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो सीधा गया और वापस जो है उसी डायरेक्शन में बैक हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को देख के रदरफोर्ड ने ये एक्सप्लेन किया कि मोस्टली पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट थ्रू विच अल्फा पार्टिकल्स मूव्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन। तो मोस्टली पार्टिकल मूव्स स्ट्रेट, that shows most part of atom is vacant। यानी जिस डायरेक्शन में ऐसा पार्टिकल वो हमने एक्सेलरेट करके डाला था उसी डायरेक्शन में एक अल्फा पार्टिकल मूव कर गए। इससे ये शो होता है कि मोस्टली पार्टिकल जो पार्ट जो है एटम का वो क्या होता है, वैकेंट होता है। सम पार्टिकल्स डेविएट at an angle that shows positive part present
पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट इन एटम, यानी जैसे हमने ये पार्टिकल जो इस डायरेक्शन में डाला तो यहाँ पे कोई ना कोई न्यूक्लियस था या पॉजिटिव पार्ट था, इसलिए ये एक एंगल पे डेविएट हो जाता है। और थर्ड पार्ट में क्या है, अबाउट 2000 पार्टिकल्स, वन पार्टिकल come back to same direction, जिस डायरेक्शन में डाला था उसी डायरेक्शन में बैक हो जाता है। That shows heavy positive parts present at center of atom known as nucleus। तो उसने रदरफोर्ड ने ये 3 कंक्लूजन निकाले अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे कि जो मोस्टली पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। दैट शोज most part of atom is vacant. Some particles deviate at angle that shows a positive charge present in the atom. और third में क्या है, one particle come back to the same direction that shows heavy positive charge deflect the alpha particle that shows heavy positive part present at center of atom। और उस पॉजिटिव पार्ट को क्या नाम दिया गया, न्यूक्लियस। इसके बेस पे उन्होंने एटॉमिक मॉडल शो किया। क्या एटॉमिक मॉडल है, रदरफोर्ड ने ये जजमेंट दिया एटम कैसा होता है। एट सेंटर ऑफ एटम heavy positive parts present known as nucleus and negative charge electrons revolve around न्यूक्लियस। तो ये रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल शो किया था। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स क्या है, कभी भी कोई डिस्कवरी होती है तो उसमें वर्ल्ड लेवल के जो साइंटिस्ट होते हैं आपस में क्वेश्चनिंग करते हैं, एक सेमिनार होती है, उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यदि उन सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन हो जाता है तो उसकी जो हाइपोथेसिस है या उसकी डिस्कवरी है यूनिवर्सली प्रूव्ड हो जाती है। तो ड्रॉबैक्स क्या थे, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड के ये क्वेश्चन किया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, और जब उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज होते होते लास्ट में एनर्जी 0 हो जाती है तो न्यूक्लियस में फॉल हो जाना चाहिए। जबकि एटम जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एटम ख़त्म हो जाना चाहिए, तो वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए। तो फर्स्ट क्या है, इफ़ इलेक्ट्रॉन
revolve around nucleus. Its energy decreases and falls in nucleus when energy becomes 0. ठीक है, but it is not possible क्योंकि एटम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। दूसरा क्या है कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा गया तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है लाइन स्पेक्ट्रम शो होता है, जबकि जब रेडिएशन एमिट होते हैं तो उससे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो एटम shows continuous spectrum, but it shows lined spectrum. एटम को कैसा स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए, क्योंकि वो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, जबकि जो एटम है वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। तो ये दो वर्ड्स हैं रदरफोर्ड के, जिनके बेस पे ये रदरफोर्ड के हाइपोथेसिस को, एटॉमिक स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट हैं नील्स बोर आए और उन्होंने इन दोनों बातों का जवाब प्रॉपर्ली दिया और एक्सप्लेन किया, इसलिए उनकी हाइपोथेसिस आज भी वैलिड होती है। तो बोर की जो हाइपोथेसिस है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।